वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। अभी आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेंशन भी किया था कि डेफिनिट इंटीग्रल की स्टार्टिंग के लिए और उस टॉपिक को समझने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए इनडेफिनिट इंटीग्रल पर। तो आइए आज की क्लास को थोड़ा सा मजेदार बना देते हैं एक न्यू टॉपिक को सीख करके। द नेम ऑफ द टॉपिक इज definite integral. The name of the topic is definite integral. Definite integral. मन में दो सवाल उठते हैं। सबसे पहला, इंटीग्रल से तो याद आता है इंटीग्रेशन। यहां पर डेफिनेट का सेंस किस चीज से है? तो जवाब भी आप जानते हैं। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड। अब इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो भी सोल्यूशन आता था, जो भी हमारा आंसर आता था, वो एक्चुअली किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता था। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। लेट अस कंसीडर, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो फिर इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो हमें देखने को मिलता है 2x² 2 से 2 कैंसिल होता है, क्या मिल जाता है x²। आपको याद होगा जब भी इंटीग्रल साइन हटता है तो एक प्लस c लगाना होता है। अब ये c जो है इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट बच्चा बिल्कुल वाटर के तरीके से बिहेव करता है। पानी जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आकार में अपने आप को बदल लेता है। सेम प्रोसेस आर्बिट्री कांस्टेंट का होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन खुद को बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बात समझ आई या नहीं है? अब अगर हम पूछते हैं कि y=x², अगर केवल इतने को कंसीडर करें तो हमें देखने को मिलता है y=x²। मैं जानना चाहता हूं हाउ टू ट्रेस दिस ग्राफ। आप जानते हैं x²4ay का फॉर्मेट है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब यहां पर c का सेंस किससे है? तो मैंने कहा आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री है तो फिर ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1/2, जो भी आप रखना चाहें। कुल मिलाकर के c तो आर्बिट्री है। 0 रखते हैं तो ये ग्राफ देखने को मिलता है। सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया बच्चा, +1 रख दिया। अब जब यहाँ पर रखते हैं +1 तो एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का केस है। क्लास 11 में पढ़ाया था, आप सभी लोगों को याद होगा। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्राफ शिफ्ट कर गया है। कहां पर? 1 यूनिट पॉजिटिव एक्सेस पर। यानी ये आपको देखने को मिलेगा। अब ग्राफ कुछ ये बन रहा है, सेम प्रोसेस, ये ग्राफ कुछ ये बन रहा है। तो अगर इसमें -1 -2 -3 पुट करते हैं तो ये, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक ग्राफ नहीं बन रहा है पैराबोला। यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी पैराबोला की एक फैमिली बन रही है। तो यहाँ से जो भी आंसर आपको देखने को मिलता है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है फैमिली को। किसको? फैमिली। क्लियर? डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चा फैमिली नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का जो सोल्यूशन होता है किसी फैमिली को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो पर्टिकुलर किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फैमिली के किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इन डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा एक आर्बिट्री कांस्टेंट c होता है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट c होता है। डेफिनेट वर्ड लगा हुआ है, मतलब इस आर्बिट्री को आर्बिट्री नहीं रहने देंगे बल्कि इसको फिक्स कर देंगे। और जैसे ही हम इन दोनों का भरत मिलाप कराते हैं वैसे ही आपको एक नया सोल्यूशन देखने को मिलता है। यहां से जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। किस तरीके की वैल्यू होगी? हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होगी। किस तरीके की वैल्यू होगी? फिक्स्ड वैल्यू होगी। अभी बात समझिए डेफिनेट इंटीग्रल का सेंस क्या है। ठीक है, तो ये तो था नाम। नाम किस तरीके से इसका पढ़ा, और अब हम देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल को सीखने के लिए और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो टॉपिक को समझना होगा। एक टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि आप अच्छी तरीके से सीख करके आए हैं। आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक सिखाया गया, पढ़ाया गया। आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे हैं, मुझे लगता है सभी को आ गया होगा। एक दूसरा बच्चा टॉपिक है जो कि क्लास 11th में ही मैंने आपको पढ़ाया था, लिमिट्स। जब मैं लिमिट्स आपको पढ़ा रहा था तब मैं आपको बहुत फोर्स कर रहा था लिमिट्स को सीखने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि क्लास 12th की स्टार्टिंग टू एंड आपको वेरियस जगहों पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। अब बच्चे क्या है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल और लिमिट्स को कंबाइन करा दिया। जैसे इन दोनों को कंप्रेस कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, वैसे ही आपको देखने को मिलता है क्या? डेफिनेट इंटीग्रल। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने वाटर में क्या मिक्स किया, आपने ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर को। जैसे ही आपने रिसॉल्व कराया तो आपको एक कॉकटेल देखने को मिला, और वो आपको जो जो एक लिक्विड पदार्थ अभी आपके पास तैयार है, जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको दोनों ही चीजों का टेस्ट देखने को मिलता है। उसमें कुछ
हल्का सा नमक भी महसूस होता है और उसी के साथ में उसमें कुछ शुगर भी महसूस होता है। वैसे ग्लूकोज का पूरा काम करता है, पीना चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा ठंड वंड में और जब भी जो इस टाइप का सीजन चल रहा है बरसात वाला, अब बरसात तो नहीं है मतलब, लेकिन इस तरह के मौसम में नहीं पीना चाहिए। इनडेफिनेट इंटीग्रल और लिमिट्स दोनों को कंबाइन करा देने पर क्या बन जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो एग्जांपल दे करके मैंने बताया, तो सेम प्रोसेस जब यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें हमें दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, लिमिट भी देखने को मिलेगा और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी देखने को मिलेगा। ध्यान से समझने की बच्चा कोशिश करेंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इधर से देखते हैं, इसका जो होगा रिप्रेजेंटेशन जाएगा a टू b fx dx। ठीक है, ये जो a है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, इस b को बोलते हैं अपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल। fx पिछली बार की तरह इस बार भी क्या है, इंटीग्रेंड। dx आप जानते हैं किसको बता रहा है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? और अगर हम इस पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम a टू b fx dx। क्या कहा, रीड एज हिंदी ट्रांसलेट होता है ऐसे पढ़ते हैं, रीड एज का हिंदी ट्रांसलेट क्या है, ऐसे पढ़ते हैं। क्या बताते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम a टू b fx dx। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इस पूरे सिस्टम पे आप चीजों को समझ पाए कि चीजें क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है और चीजें क्या एक्सप्रेस कर रही हैं? तो ओवरऑल अभी तक जब इनडेफिनेट की बात करते थे तो इनडेफिनेट में आपको ए और बी देखने को नहीं मिलता था। आज की क्लास में हमें ए भी देखने को मिल रहा है और बी भी देखने को मिल रहा है। ये जो ए और बी है इसी को हम लिमिट्स का नाम देते हैं। एक होता है लोअर लिमिट, दूसरा होता है अपर लिमिट। कोई भी फंक्शन होगा उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना और इंटीग्रेट करने के बाद में यू हैव टू अप्लाई द लिमिट, लोअर लिमिट अप्लाई करना है और अपर लिमिट अप्लाई करना है। फिलहाल परेशान नहीं होंगे, चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आज की क्लास में इसकी बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कहा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ये लिमिट किस तरीके से अप्लाई होती है, किस तरीके से अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट को अप्लाई करते हैं। बहुत सारे मन में आपके सवाल है, मैं जानता हूं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा एक सही समय पर। फिलहाल आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक थ्योरी को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए एक हमें ग्राफ को समझना होगा और समझना होगा इसके बेसिक कंसेप्ट को। इसे ए बी इनिशिएटिव मेथड भी बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक ग्राफ है, कोई भी ये एक ग्राफ है, ठीक है, ए टू बी, यहां से नहीं ले लेते हैं इसको, कहीं बी से पिक कर लिया, यहां से पिक कर लिया, ए टू बी। अब देखो बच्चे क्या है कि हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस बॉडी का एरिया निकालना चाहते हैं। अब देखो बच्चा, एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, जस्ट लाइक द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बस लगभग इतने ही। फिर उसके बाद में कुछ जो एडिशनल फॉर्मूलाज बचते हैं वो इसी के कुछ सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें और हमसे कहा गया कि इसका क्या करना है बच्चा, आपको एरिया निकालना है। ध्यान से समझते रहेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे। कहा गया कि इसका आपको क्या करना है, कहा गया कि इसका आपको एरिया जनरेट करना है। तो बच्चा अगर अब हमें इसका एरिया जनरेट करना है तो बोलो, क्या इसका एरिया हम जनरेट कर सकते हैं? नहीं जनरेट कर सकते हैं। क्यों नहीं जनरेट कर सकते हैं? क्यों नहीं जनरेट कर सकते हैं? फटाफट इतना नोट करेंगे। हाँ, तो हम लोग कहां पर चल रहे थे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन। द रीजन इज बाउंडेड बाय फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड द ग्राफ y इक्वल्स टू fx. Now what should we do? We can see that we are unable to find out the area of this region because this structure is not tally as the previous structure. This is not tally from circle, ellipse, parabola, hyperbola and the various type of things. ठीक है,
तो बच्चा अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसे रीमान इंटीग्रल बोलते हैं। रीमान के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने क्या किया, इस एरिया को जनरेट करने के लिए इसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ध्यान से समझते रहेंगे। ये हमारा ग्राफ है जिसको हम x a से x b तक क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीमान के दिमाग में एक बात आई, इन्होंने कहा कि क्या होगा अगर हम इस स्ट्रक्चर को प्रीवियस किसी स्ट्रक्चर से टैली करा दें। उन्होंने यहां से एक लाइन ट्रेस की। ठीक, ये देखो, ये जो भी रेड रीजन अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये इन्होंने कहा एरिया निकल आएगा। अब ये किससे टैली हो रहा है, ये रेक्टेंगल से टैली हो रहा है। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, मगर सोल्यूशन में क्या होगा, एरर होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये जो इतना रीजन अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी हमारा आंसर था लेकिन हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके के एरर को दूर करने के लिए रीमान ने क्या किया, रीमान ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करा दिया, इसी रीजन को। अब देखो यहां से अगर हम एक ये ट्रेस करते हैं, एक ये ट्रेस करते हैं, तो अभी देखो पहले ट्रेस किया था तो ये इतना रीजन पूरा मिसिंग था, लेकिन अभी क्या है, ये भी हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड हो चुका है। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? यानी ये जो ग्रीन कलर से अभी आपको देखने को मिल रहा है रीजन, ये ग्रीन रीजन भी अब हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी रीजन को हम ट्रेस कर डिवाइड करा दें दो हिस्सों में, तो ये वाला यहां से और ट्रेस करो, तो ये रीजन भी अब हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड हो चुका है। एरर तो अभी भी है, एरर रीजन पे ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, मतलब ये जो अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है ये एरर रीजन पर है, सोल्यूशन में एरर है। लेकिन अभी क्या हुआ, पहले के कंपैरिजन में एरर कुछ कम हो गया है। तो रीमान ने क्या किया, इसी रीजन को एक बार फिर से उन्होंने डिवाइड कराया, मगर ध्यान देना x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b पर। उन्होंने कहा क्या होगा अगर हम रीजन को दो की जगह तीन हिस्सों में डिवाइड करा दें। अब देखते हैं, एक ये और एक ये। एक रीजन तो देखो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका भी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, और इसका भी एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पहले जो अभी हमको एरर देखने को मिल रहा था, ये पूरा फिर हमने एक दो हिस्सों में डिवाइड कराया तो ग्रीन वाला रीजन और आ गया। अभी बच्चा हमने क्या किया है, इसको एक रीजन और क्रिएट किया, तो यहां से ये स्ट्रिप डाली तो ये भी हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड हो गया। अब देखो पहले के कंपैरिजन में एरर क्या हुआ, कुछ कम हो गया है। तो अभी रीमान के दिमाग में आइडिया आया, रीमान ने कहा जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसके पार्टीशंस को बढ़ाते जा रहे हैं, एरर कम होता चला जा रहा है। अब सवाल यह था कि इसके पार्टीशंस को हम कितना आगे तक बढ़ा दें कि एरर हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि अगर इसी रीजन को, ये जो रीजन चल रहा है, इसी रीजन को हमने क्या किया, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। उन्होंने कहा हम इसमें n स्ट्रिप्स को ट्रेस करेंगे। कितनी स्ट्रिप्स डाल देंगे, n स्ट्रिप्स को डाल देंगे। यानी रीजन को हमने n+1 n-1 या n जो भी आप समझना चाहें, इतने पार्ट्स में हमने रीजन को डिवाइड करा दिया। अब यहां से देखो, इस ग्राफ को हमने कहा y इक्वल्स टू fx, ये ग्राफ है, x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू b तक रीजन बाउंडेड था। हमने क्या किया, इसमें कई एक पार्टीशंस कर दिए, और जब हमने बहुत सारे पार्टीशंस कर दिए तो अभी देखो जब पार्टीशन हमारे पास दो थे तो गैप बहुत ज्यादा था, जब पार्टीशन एक भी नहीं था तो पूरा ग्राफ ही हमारा ओरिजिनल था। पार्टीशन दो किए तो बच्चा एरर कुछ कम हुआ, लेकिन एरर कम हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन, ये जो गैपिंग है, ये भी कुछ कम हुई। फिर देखो हमने जब इसको इसी का ये वाला रीजन अभी आपको दिखा रहे थे, ठीक है, दो जो पूरा रीजन है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक ये और एक ये। फिर हमने देखा रीजन को तीन हिस्सों में डिवाइड कराया तो एरर कुछ और कम हो गया। यहां से भी आपको ये देखने को मिल रहा है, कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करा दिया गया, और अभी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, रीजन को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करा रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करा रहे हैं, n इक्वल पार्ट में डिवाइड करा रहे हैं। रीजन को n इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड करा दिया तो हमने देखा कि ये स्ट्रिप्स और ज्यादा नजदीक आ गई हैं। देखो स्ट्रिप्स के बीच का जैसे जैसे गैप कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे एरर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर स्ट्रिप्स के बीच का गैप बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब अगर स्ट्रिप्स के बीच का गैप हम क्या कर दें, जीरो कर दें, तब क्या होगा। क्या समझाना चाहते हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये रीजन है, ये रीजन है, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। बच्चा अगर हम ये स्ट्रिप कुछ इस तरीके से ट्रेस करें तो अभी आप इस स्ट्रिप को जो देख रहे हो, ये स्ट्रिप लगभग पूरी तरीके से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुकी है। देखो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये लगभग क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है।
लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या कहा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये लंबाई रही और ये रही चौड़ाई। अब चौड़ाई तो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि अभी अभी हमको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि जैसे जैसे इसकी ब्रेथ बहुत ज्यादा होगी वैसे वैसे एरर भी ज्यादा होगा। अगर हम किसी तरीके से इस चौड़ाई को कम करते चले जाएं तो फिर जो हमारा एरर होगा वो भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमने एक कंसेप्ट को समझा कि अगर हम स्ट्रिप्स के बीच का गैप यानी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, क्या कहा, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो स्ट्रिप्स के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात समझे या नहीं समझे? इसी कंसेप्ट को समझना होगा बच्चा। यहां से पर्टिकुलर एक स्ट्रिप हमने, ये इसी स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं और यहां से अब हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है। बच्चा ये हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, रफ करना होगा। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। अब ऐसे नोट करने लायक कुछ है नहीं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चा। इस कंसेप्ट तक हम लोग पहुंच चुके थे। यहां पर एक स्ट्रिप दिखाई गई है लेकिन इसी तरीके से इसको कई हिस्सों में डिवाइड करा दिया गया है। तो यहां पर मैं भी एक बात आपको फोर्सफुली समझा रहा था। क्या समझा रहा था? कि एरिया निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल स्ट्रिप का इस्तेमाल करना होगा और रेक्टेंगल स्ट्रिप के लिए आपके पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या कहा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान से समझना जरा। रीजन में जब कई एक स्ट्रिप आ जाएंगे तो हर स्ट्रिप को हमें क्या करना होगा, एक नाम देना होगा। ठीक है, ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है। तो ये पॉइंट पर जब हम आए तो इसको हमने एक नया नाम दिया, फिर इस पर आए तो इसको एक नया नाम दिया, इस पर आए तो इसको एक नया नाम दिया, इस पर आए तो इसको एक नया नाम दिया और इसी तरीके से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अच्छा जरा ध्यान से समझना होगा। अगर हमने इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ा रखी है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिप्स कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमको कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के लिए उन स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है उसको सेम करना होगा। फिर उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मींस एक स्ट्रिप का एरिया निकाल करके फिर विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रिप वी कैन कैलकुलेट ऑल द स्ट्रिप्स। ठीक है, केवल हमारे पास लंबाई में अंतर आएगा, चौड़ाई लगभग क्या हो जाएगी, सभी की सेम हो जाएगी, तो सोल्यूशन ज्यादा आसानी से जनरेट हो सकता है। क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जरा ये देखते हैं। जो रीजन अभी हमें ए से बी देखने को मिल रहा है एक्स एक्सेस पर, उस ए टू बी को हमने अडॉप्ट कर लिया है। ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स इक्वल्स टू ए से स्टार्ट होकर के ये कहां तक जाता है, एक्स इक्वल्स टू बी तक जाता है। ध्यान से समझते रहेंगे बच्चा, टॉपिक मजेदार है। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट ये वाली जो स्ट्रिप है इसको हमने कॉमन गैप एच दे दिया है। तो यहां से हमने बताया कि ये है ए प्लस एच, फिर ये वाला जो पॉइंट होगा ये ए प्लस, अरे भाई ये गैप एच है, फिर ये भी गैप एच है, तो जाहिर सी बात है कि एच एच मिलकर के क्या हो जाएगा 2h। इससे इस पॉइंट पर आने पर h का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि इनिशियल पॉइंट से देखते हैं तो 2h का इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम प्रोसेस ये जो होगा ये a प्लस 3h हो जाएगा। और बच्चा ये प्रोसेस इसी तरीके से क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो b है ये बदल जाएगा a प्लस एनएच में। किसमें बदल जाएगा, a प्लस एनएच में। तो इसके ठीक पहले का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इस बात को अभी मैं बोल रहा था ना एन स्ट्रिप्स रखो, एन प्लस 1 स्ट्रिप्स कर दो, एन माइनस 1 स्ट्रिप्स कर दो, कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आगे कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक्स इक्वल्स टू ए ग्रीन से लिखा गया है, एक्स इक्वल्स टू बी ग्रीन से लिखा गया है, ये वो वैल्यूज है जो हमको दी गई हैं। जबकि ए प्लस एच जो ब्लैक से तुमको दिख रहा है ए प्लस एन माइनस 1 एच तक, तो हम चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट वी इंसर्ट एन माइनस 1 पॉइंट। यहां से लेकर के यहां तक कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, एन माइनस 1। अरे यार 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, अप टू एन माइनस 1 तक जाता है। तो 1 से स्टार्ट होकर के n माइनस 1 तक जाता है, तो कितने पॉइंट्स को हमने इंसर्ट कराया, हमने इंसर्ट कराया ओवरऑल n माइनस 1 पॉइंट्स को। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पर जो पार्टीशन हमें देखने को मिलते हैं, जब एक पॉइंट को इंसर्ट कराते हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन 2 हो जाते हैं, जब 2 पॉइंट्स को इंसर्ट कराते हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन 3 हो जाते हैं। तो जब n माइनस 1 पॉइंट्स को इंसर्ट कराया तो यहां से लेकर के यहां तक कितने पार्टीशन हो गए हैं, n पार्टीशन हो गए हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या, यहां तक चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे देखो।
अभी यहां से एक स्टेटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि इतनी बात तो समझ आ गई है कि कॉमन गैप को हमने फिक्स कर दिया है। कॉमन गैप हमारा क्या है, एच है। यहां से दो चीजें क्लियर करना है। एक तो ये कि नंबर ऑफ स्टेप्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इतना ज्यादा बढ़ाना है, इतना ज्यादा बढ़ाना है कि हमारे पास एक्यूरेसी आ जाए। तो इतना ज्यादा बढ़ाने के लिए बच्चे क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो n चल रहा है उसको इनफाइनाइट तक लेकर के जाना होगा। अब देखो, जब हमने एक स्टेप रखा, जब हमारे पास एक पॉइंट को रखा तो दो स्टेप दिख रही है, दो पॉइंट्स को रखा तो तीन स्टेप दिख रही है, तो जाहिर सी बात है n-1 पॉइंट्स को रखा तो n स्टेप दिख रही हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड कराएंगे। क्या कहा, n टेंस टू इन्फिनिटी, नंबर ऑफ पार्टीशन कितने कर दिए, इनफाइनाइट कर दिए। और जैसे ही नंबर ऑफ पार्टीशंस को इनफाइनाइट करोगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा h टेंस टू 0, यानी कि जो बीच का गैप है ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम इंसर्ट कराते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे इनफाइनाइट तो बच्चा बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझे या नहीं समझे। और जैसे ये बीच का गैप 0 में बदलेगा वैसे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी। इस स्ट्रिप और इस स्ट्रिप में देखो तो ये ज्यादा महीन है इसके कंपैरिजन में। अगर यहां से देखो, अगर एक लाइन अभी मैं ट्रेस करूं तो एरर क्रिएट तो हो रहा है, ये देखो ये ब्लैक से आपको एरर देखने को मिलेगा, ये देखो एरर, ठीक है। तो एरर तो क्रिएट हो रहा है लेकिन ये एरर में बहुत ज्यादा क्या है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कमी आ गई है। तो अभी आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि कंसेप्ट में आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। यहां से हमें क्या पता चला कि n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर नंबर ऑफ पार्टीशंस को इनफाइनाइट कर देते हैं तो जो कॉमन गैप है वो क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी देन h टेंस टू 0। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस रीमान ने की थी। इसे रीमान इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रीमान इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। आगे जब बीएससी या बीटेक करोगे तो इसके बारे में तुम्हें और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कुछ दो तीन चीजों को समझना होगा, दो तीन चीजों को समझना होगा। अब वो दो तीन चीजें क्या रही, जरा इधर से देखो। रेक्टेंगल जो बन रहा था, अब ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है कि रेक्टेंगल नीचे से ही बने, ऐसा भी तो हो सकता है कि रेक्टेंगल ऊपर से बन जाए। सर कुछ का समझ ही नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है तो अभी पूरा समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो रीजन हमारे पास है x=a2 x=b, इसमें अभी हमने क्या किया था, ये नीचे से एक लाइन खींची थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लाइन को ऊपर बढ़ा करके हम ऊपर से लाइन खींच दें। तो बच्चा देखो, रेक्टेंगल तो अभी बन चुका है, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये जो सोल्यूशन होगा ये इतना एरर रीजन ले लेगा, मतलब सोल्यूशन में एरर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रीजन है जो एक्चुअली हमारे पास नहीं था। तो हमारे दिमाग में फिर एक आइडिया आता है, और वो आइडिया ये आता है कि जैसे अभी यहाँ पर अभी हमने इसके दो पार्टीशन किए थे, वैसे यहाँ पर भी हम इसके क्या कर देंगे, दो पार्टीशन कर देंगे। ध्यान से समझते रहिए। यहाँ से बच्चा जब हमने दो पार्टीशन किए x=a2 x=b, तो ये, तो अभी क्या है, इसको थोड़ा सा ये बढ़ाया और इसको थोड़ा सा ये बढ़ाया। अब देखो पहले के कंपैरिजन में एरर तो अभी भी क्रिएट होगा, लेकिन देखो ये अगर इसको हम देखें तो एरर केवल ये होगा और केवल ये होगा, मतलब बीच का कुछ एरर कम हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस रीजन को देखते हैं, y=fx को देखते हैं, तो यहां से हमको ये पता चलता है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बन रहे हैं वो कुछ इस पैटर्न पर काम करेंगे। किस पैटर्न पर काम करेंगे, इसे जरा समझना होगा, इसे बच्चा समझना होगा। फिर आगे जब बीटेक वीटेक करोगे, बीएससी करोगे, तो वहां पर ये सब चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बॉक्सेस तैयार होने लगते हैं, ठीक है, और ये सब इक्वी डिस्टेंस पर तैयार होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या यहां तक चीजें समझ आई, क्या यहां तक चीजें समझ आई। यहां से क्या हो रहा है कि जब जब नीचे वाला ये रेक्टेंगल तैयार होता है तो इस पर सुप्रीमम लगा करके इसको ऊपर की तरफ धक्का देते हैं, और ये वाला जो रीजन अभी तैयार हो रहा है इसमें इन्फीमम लगा करके इसको नीचे की तरफ दबाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो एग्जैक्ट एरिया है वो जनरेट हो जाता है। हालांकि शायद कि तुम्हें थोड़ा सा कम समझ आ रहा हो, लेकिन मैंने बताना उचित समझा इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y=fx और हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, किसकी, x की, तो क्या हम y की वैल्यूज को नहीं जनरेट कर सकते हैं। सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा लिख करके बता दीजिए। अरे लिख करके देख लीजिए। लेट अस कंसीडर y=x, हमारे पास एक ग्राफ है और हमने x की वैल्यू हमें पता है 0 है, 1 है, 2 है, तो क्या y की वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक बार 0 पुट किया, 0 1 4 एंड 9, और इस तरीके से आपके पास ये पूरी की पूरी टेबल बच्चा क्या हो चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो अगर हमारे पास x की वैल्यूज हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यूज हैं और फंक्शन है, तो y की वैल्यू हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
ये पूरा ग्राफ अगर देखते हैं तो ये ग्राफ कहां पर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्राफ बच्चा बना हुआ है 2D प्लेन पर, यानी इसमें x भी इंक्लूड है, y भी इंक्लूड है। फिलहाल ये जो ग्रीन कलर से अभी आपको पार्टीशंस देखने को मिल रही है, एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि ये बताकर क्या है कि हमने एज्यूम कर रखा कि जो हमारे पास कर्व है वो क्या है, वो y = fx है। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, सॉरी फंक्शन है, मींस एक रिलेशन है x और y के बीच में, x की वैल्यूज हैं तो क्या y की वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए जरा देखते हैं किस तरीके से इन वैल्यूज को हम गेन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ही ज्यादा समझदारी का परिचय देते हुए जब x = a लिया तो ये a, ये वाली वैल्यू है y एक्सेस तो बच्चा यही है, यही तो है y एक्सेस, तो मतलब ये वाली जो लेंथ है यही तो आपको देखने को मिलेगा y। तो x = a पर y की वैल्यू क्या होगी, तो यही x उठाओ और ला करके सिस्टम के अंदर रख दो। अरे यार जो भी एग्जांपल दे करके बताया y = x², वो असल में fx ही तो है, मतलब एक फंक्शन है जो x के फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छी तरीके से जानते हैं तो y लिखें या fx लिखें, बहुत आपसे। चलो इधर देखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस स्ट्रिप का एरिया जनरेट किया। इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब h और fa। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्ट्रिप का एरिया जनरेट किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, f × a + h। फिर नेक्स्ट स्ट्रिप का देन h, फिर f a + 2h, और बच्चा ये क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा। कितनी स्ट्रिप्स हमें लेनी है, n स्ट्रिप्स लेनी है। आप जानते हो जब n-1 पॉइंट्स को इंसर्ट कराते हैं तो ओवरऑल हमारे पास n पार्टीशंस होते हैं, ठीक है, और वो जो पार्टीशंस है उन्हीं का एरिया जनरेट किया जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, h f a + n-1h, ठीक है। अब अगर आप NH को गेन करना चाहते हो, अगर आप ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट लेना चाहते हो, तो इसके लिए फिर तुमको यहां से FA को हटाना होगा। क्यों, इसका कंसेप्ट क्या चल रहा है अभी बताया, जब n-1 पॉइंट्स को इंसर्ट कराते हैं तो n पार्टीशंस हो जाते हैं। तो n पार्टीशंस हो रहा है, अभी बात समझ आ रही है ना, जितने पॉइंट्स को इंसर्ट करा है उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स को इंसर्ट करा है, n-1 पॉइंट्स, तो n-1 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर FA, ये A इस पॉइंट FA से लेकर के FA + n-1 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो आप बताएंगे सर n टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें ये सीखने को मिली है कि रीजन के पास कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि यहां से हम h को कॉमन कर सकते हैं, तो हमें देखने को मिलता है FA + FA + h से ले करके कहां तक, FA + n-1h तक, ठीक। इसको अगर हम चाहें तो इसको हम कुछ कंप्रेस करके भी लिख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं h ∑ FA + IH। अब ये i क्या होगा, तो i वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1, i वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1 समेशन फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दिया है। किस पर रिप्रेजेंट किया, समेशन फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है। जरा ध्यान देंगे बच्चा, ध्यान देंगे, यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात है। जब i की वैल्यू को 0 करते हैं तो आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाती है, FA मिलता है। जब i की वैल्यू को हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया तो देखो ये मिल रहा है, 2 पुट किया तो ये मिल रहा है, लास्ट में n-1 पुट किया तो ये मिला, मतलब i क्या चलेगा, 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। ये जो ओवरऑल कैलकुलेट किया जा रहा है, किसको कैलकुलेट किया जा रहा है, इंटीग्रल a to b fx dx। तो ओवरऑल इसको हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a to b fx dx, a to b fx dx। बात समझे या नहीं समझे, हालांकि अभी भी बात कुछ अधूरी है। हमने अभी क्या बताया कि हम n इनफाइनाइट पार्टीशंस करके कॉमन गैप h को 0 कर देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिजल्ट है अभी इसके अंदर एरर है। इस एरर को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बच्चा करना होगा लिमिट रन कराना होगा। अब हम चाहें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 भी रन करा सकते हैं, क्या कहा, हम चाहें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 भी रन करा सकते हैं, अन्यथा हम चाहें तो h की जगह पर n भी पुट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर h की जगह पर n किस तरीके से आएगा, तो आइए जरा इसे भी समझ लेते हैं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा ग्राफिकल सोल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इतना डीप में 12th में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताना उचित समझा। और डीप और सॉलो कुछ नहीं होता है, आपको चीजें केवल समझना है। क्या कहा, आपको चीजों को समझना है। एक बार अगर आप चीजों को समझ लेते हैं फिर बच्चा आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसे आगे अब हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रन कराया, यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं उसी को अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यार ग्राफ रफ कर दिया, एक क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा था, सोचा था पूछूंगा। चलो अच्छा अभी देखते हैं। सबसे पहला तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा,
divide the interval, divide the closed interval a comma b into n equal parts with common gap h in such a way that, ठीक है, इन सच अ वे दैट, देखो ये जो पूरा एल्गो यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहीं से उठाया गया है, ठीक है, एन पार्टीशन से ब्रेक किया गया है। तो बच्चा हम क्या करने जा रहे हैं, ए और बी, ए टू बी जो रीजन है उसको एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराने जा रहे हैं। अब एन इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कराना है तो जाहिर सी बात है बी माइनस ए अपॉन एन हमें करना होगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? अब यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैंने आपको लिखा कि एक रीजन है जो 0 से लेकर के 6 तक जा रहा है और मैंने कहा इस रीजन को 3 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है? 3 बराबर भागों में बांटना है। तो आप क्या करोगे, 3 बराबर भागों में बांटना है तो 3 से ही आप भाग दे दोगे और जो अंतिम है वो, फिर जो प्रारंभिक है वो, यानी हम देखते हैं तो जो बीच का गैप निकल रहा है वो कितने कितने का निकल रहा है? 2 2 का निकल रहा है। अभी समझे ये कहां से आया है? बी हमारी फाइनल वैल्यू थी, ए हमारी इनिशियल वैल्यू है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा रहे हैं? एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा रहे हैं और जब हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो n से डिवाइड कराना होगा और वो जो n से डिवाइड कराने के बाद मिलता है उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉमन गैप h। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या यहाँ तक इतनी चीजें क्लियर हैं? क्या इतनी चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? यहाँ से अभी हमने आपको क्या बताया कि डिवाइड द इंटरवल क्लोज इंटरवल a comma b into n equal parts with common gap h in such a way that h is equals to b minus a upon n। क्या कहा? h is equals to b minus a upon n। ध्यान देंगे जरा, अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर रहा था जिसमें आपके मन में एक सवाल उठ रहा था, उसी सवाल का जवाब यहाँ से ढूंढ रहे थे। क्या होगा, क्या होगा जब h टेंस टू 0 करेंगे? क्या कहा? क्या होगा जब h टेंस टू 0 करेंगे? When h टेंस टू 0 then n टेंस टू इंफिनिटी। नहीं, मेरी बात समझे, अगर हम h को 0 कर रहे हैं तो बच्चा n को इधर ले आओ, h को इधर ले आओ, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है b माइनस ए अपॉन एच। अब रखो यहाँ पर h टेंस टू 0, लिमिट अप्लाई करो, लिमिट h टेंस टू 0। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो बच्चा अब ये कुछ हो तो सकता नहीं, आपको ओवरऑल इंफिनिटी देखने को मिलेगा। इसे ही बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट। आपको लिमिट में दो केसेस पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था लिमिट एट इंफिनिटी, एक पढ़ा था इनफाइनाइट लिमिट, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो लिमिट एट इंफिनिटी वाले में लिमिट इंफिनिटी चल रही होती है, जबकि इनफाइनाइट लिमिट में रिजल्ट ही आपको इंफिनिटी मिलता है। देखो बच्चा, जैसे हमने एच टेंस टू 0 रन कराया वैसे हमें क्या देखने को मिल गया? इंफिनिटी देखने को मिला। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर भी तो एच टेंस टू 0 रन होगा, तो अब आप जानते हो कि जब यहाँ पर h इन्वॉल्व ही नहीं है तो यहाँ पर सिंपली क्या रहेगा? n रहेगा। n इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? इंफिनिटी। n इक्वल्स टू इंफिनिटी तब मिल रहा है जब h इक्वल्स टू क्या हम ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब h टेंस टू 0 होगा तो फिर n टेंस टू इंफिनिटी होगा, n टेंस टू इंफिनिटी होगा। इतनी बात समझे? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो ओवरऑल फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो रीजन अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये जो रीजन एक बार यहां फिर से लिख देते हैं, जो रीजन अभी आपको देखने को मिल रहा है a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 f a प्लस i h, इसी रीजन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं लिमिट n tends to infinity, after then h, फिर summation of I varying from 0 to n minus 1 f a plus i h। अब देखो यार, जब लिमिट हम n टेंस टू इंफिनिटी रन करा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें h की यहाँ पर क्या पुट करनी होगी? वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम h अब ना लिख करके क्या रखेंगे? हम यहाँ पर मेंशन करेंगे b माइनस a अपॉन। क्लियर यहां तक? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहां तक चीजें बेहतर तरह से समझ आई? ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है, क्या आपको ये समझ आया? यहां पर n और h का क्या रोल है, क्या इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? ठीक है, तो ओवरऑल अभी अगर हम देखते हैं तो हमें यहां से कुछ और भी चीजें सीखने को मिलती हैं। यहां से दो तीन चीजें हमारी और क्लियर हो जाती हैं।
ये जो पूरा कंसेप्ट चल रहा है ये किसके लिए चल रहा था, ये चल रहा था a टू b fx dx, फिर ये a टू b fx dx। ठीक है, एक तो हमने सीखा कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम एक नया नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं क्या, विद द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। क्या कहा, विद द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसी को NCERT जब आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं, इसी चीज को जब आप NCERT टेक्स्ट बुक में देखते हैं, बुक तो अभी ओपन नहीं है, तो इसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, क्या कहा, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, एज द लिमिट ऑफ अ सम। ये दो नाम किस तरीके से आए हैं ये आपको समझ आया। फिलहाल ओवरऑल यहां पर ये लिमिट क्यों मेंशन किया जा रहा है ये भी आपको समझ आया। यहां पर भी देखो लिमिट को मेंशन किया गया है, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। लिमिट किस तरीके से काम करता है ये भी आपको समझ आ रहा होगा। लिमिट में कितने केसेस होते हैं, लिमिट क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं। क्लास 11th में लिमिट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था और मुझे लगता है सबसे ज्यादा समय अगर किसी चैप्टर को दिया गया था तो लिमिट से था, बहुत ज्यादा फोर्सफुली मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। आगे देखते हैं, आगे इसी में समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन रेज करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इतने रीजन को रफ कर देते हैं, वैसे जरूरत अभी इसकी भी नहीं है, लेकिन इतने को ही रफ करेंगे। ठीक है, केवल इतने को ही रफ करते हैं। ठीक, ध्यान से समझना होगा बच्चा, आपको ध्यान से समझना होगा जो बता रहे हैं, क्योंकि यहां से अब एक क्वेश्चन पुटअप करने जा रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो अब आज की क्लास में इस वीडियो को पर्टिकुलर इसी कंसेप्ट के लिए रखते हैं और फिर जो एग्जांपल होंगे फिर वो हम लोग आगे देखेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने ये जो फंक्शन था इस फंक्शन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा दिया है और ये रहे आपके n इक्वल पार्ट्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, ये सब सेम साइज की होंगी और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिवाइड्स द क्लोज इंटरवल a b into n equal parts with common gap h in such a way that h is equals to b minus a upon n। ध्यान से समझेंगे जरा, ये ओवरऑल जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने इस फंक्शन को ये जो चल रहा है y equals to fx, इसको हमने क्या किया, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा दिया है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चा, इसके पास कुछ सर्टेन कंडीशंस दी जाती हैं और कंडीशंस क्या दी जाती हैं, कंडीशंस क्या दी जाती है। पहली कंडीशन आपको दी जाती है कि जो फंक्शन है fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। क्या कहा गया, fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्लोज इंटरवल पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, जो रीजन डिस्कस किया जा रहा है उसमें x इक्वल्स टू a लोअर लिमिट होगा, x इक्वल्स टू b अपर लिमिट होगा, इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। n का सेंस यहाँ पर क्या होगा और n कहां तक प्रोसीड कर पाएगा, h का सेंस क्या होगा और h कहां तक प्रोसीड कर पाएगा, सारे सवालों के जवाब दे दिए गए। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूटी अभी मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सवाल मेरा ये है, क्या होगा अगर यहां से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी का यार तुम एक सेंस बस इतना समझो, एकदम बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में बता रहे हैं। आपने पेंसिल और पेपर को आपस में अटैच कराया और अटैच कराने के बाद में उसको मूव कराओ। ठीक है, अभी मूव कराने पर जो भी ग्राफ आपका बन रहा है दिस इज नोन एज द कंटिन्यूअस। बस याद रखना कि पेन और पेपर का अटैचमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। और मान लिया कि ये देखो हमने एक बार पेन को उठा लिया तो अभी देखो बीच में कुछ गैप दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस अभी समझ आ गया? हिंदी मीडियम वाले छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं सतत फलन। क्या बोलते हैं? सतत फलन। अभी समझ आया सतत फलन क्या होता है? पेन और पेपर को अटैच कराने के बाद में आप ग्राफ को, पेन को रोटेट कराते रहिए और उससे जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, मतलब उसी को बोला जा रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब विदाउट टोर विदाउट ब्रेक, बगैर टूटा बगैर फूटा, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है, इतने को ही हटा दो। अभी देखो ये क्या हो गया बच्चा? कंटिन्यूअस हो गया। इतनी बात समझे? तो यहां से मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहला तो ये रेज होता है कि क्या होगा अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ ध्यान से समझना, समेशन, समेशन आप जानते हैं, समेशन ये जो है यहां पर ये देखते हैं, समेशन को ही मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। समेशन को ही किसके नाम से जानते हैं? इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा जब जिस दिन इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था उस दिन बताया था कि इसी को हम समेशन बोलते हैं और समेशन का ही एस लिया गया है और उस एस को पकड़ के खींच दिया गया है, जिससे कि हमको देखने को मिलता है क्या? ये इंटीग्रल साइन। ये एक्चुअली एस ही है, बस थोड़ा सा उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। बात समझे या नहीं समझे? तो हर बार जो इंटीग्रेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? समेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो क्लास 11th में आपने एक चैप्टर सीखा था स्टैटिस्टिक, तो आपने वहां पर देखा होगा, वहां पर भी हम लोग बार बार समेशन का इस्तेमाल करते थे, यहां पर भी समेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द समेशन एंड इंटीग्रेशन? ठीक है, सवाल मेरा समझ आया? मेरा सवाल समझ आया? यहां पर भी मैंने समेशन इस्तेमाल किया है। क्लास 11th में स्टैटिस्टिक आपने सीखा, क्लास 10th में स्टैटिस्टिक सीखा, क्लास 8th में आपने सीखा, उन जगहों पर भी समेशन को इस्तेमाल करते थे। अरे समेशन यार भूल गए, इसको बोलते थे अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लिखते थे एक्स बार से और बताते थे समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मेरा सवाल आज की क्लास में ये है कि अगर समेशन ही इंटीग्रेशन है तो फिर आखिरकार हमें इस इंटीग्रल साइन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बात समझे या नहीं समझे? ये दोनों फिर एक ही होने चाहिए थे। ठीक, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर आप मुझे बताओगे कि आखिरकार दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं या फिर आपके जो भी भैया भाभी हैं आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। What is the basic question that you have to make a difference between the summation and integration? If both are same, then why we use the integration in place of the summation? And if both are different, then in which certain conditions we should apply the integral sign and in which certain conditions we should apply the summation? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या यहाँ तक कोई आपत्ति या विपत्ति? कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्योंकि आज की ये जो क्लास है थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, ये बच्चा जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो रेड से लिखा गया है ये स्टेटमेंट आप एज इट इज रखेंगे, ये वाला भी एज इट इज रखेंगे, इतना पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लिमिट चैप्टर जो है, लिमिट चैप्टर जो आपका रहा है, अगर कॉपी आपने फेयर कॉपी ना बेची हो तो फिर एक बार उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स का ब्रॉड लेवल पर काम रहेगा। वहां पर एक केस मैंने आपको सिखाया था लिमिट एट इंफिनिटी, तो लिमिट एट इंफिनिटी का यहाँ पर बड़े स्तर पर काम होगा, क्योंकि अभी अभी जो डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी गई है वो ये लिख दी गई है। थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। तो देखो डेफिनेशन को बता रहे हैं, आप बुक में देखेंगे ऑलमोस्ट ये वाली शायद यूज की गई है, मुझे एक्जेक्टली पता नहीं है। मैं जो यूज करता हूं वो ये डेफिनेशन यूज करता हूं। अब बुक में जितना भी एक्सप्रेशन होगा वो समेशन फॉर्म पर नहीं होगा, वो हमेशा इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। इसको यहां से रफ कर देते हैं, वही बात वहां पर बता दी गई है। आई याद रखेंगे, आई वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। a to b fx dx। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास चल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास चल रहा है, यहां पर लिख देते हैं मेकिंग h टेंस टू 0, थोड़ी सी और जान आ जाएगी, h टेंस टू 0 और h, ये जो पूरा एक्सप्रेशन चल रहा है आप अपनी बुक देखेंगे या कहीं पर भी आप इसका सोल्यूशन देखेंगे वो हमेशा इससे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, मैंने हमेशा ही आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की और चीजों को उस लेवल पर पढ़ाया है जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में दिक्कत नहीं हो। अब क्या है कि रीमान इंटीग्रल अभी मैंने कहा ये आपको बीएससी और बीटेक में भी आगे सीखने को मिलेगा।
तो ये एक्सप्रेशन आगे काम नहीं आएगा। एक्सप्रेशन कौन सा काम आएगा, वो ये वाला काम आएगा। इसलिए ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि मैं इस एक्सप्रेशन का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा कंपैरिजन टू दिस एक्सप्रेशन। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा, इससे भी और उससे भी, मगर मुझे नहीं लगता है कि अब इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद में शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि वो क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो 2-3 यहाँ पर फॉर्मूलाज आपको मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि उनकी जरूरत हमारे पास पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये बच्चा आपके लिए होमवर्क है और इस होमवर्क का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें समझ आती है कि जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, एक कंसेप्ट यहां पर और भी इस्तेमाल होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर बताएंगे क्या कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखेंगे, वो जहां से ग्रीन से स्टार्टिंग है, इस फॉर्मूले का मैं ऑलमोस्ट इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, 2-3 चीजें आप सीख करके आए हैं। जैसे समेशन ऑफ एन के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं n+1/2। ठीक है, अब यहां पर देखो समेशन जब भी चलता है तो उसके साथ में लिमिट भी चलती है। ये बात मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताई हुई थी। क्लास 11th में स्टैटिस्टिक चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी समेशन होता है तो उस पर लिमिट भी चल रहा होता है, बगैर लिमिट के समेशन नहीं रहता है। अब तुम कहोगे सर लिमिट तो दिख नहीं रहा है, तो बच्चा यहाँ जो नहीं लिखा गया है वो अंडरस्टूड है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो n है वो n वेरिंग फ्रॉम 1 to n समेशन ऑफ n+1/2। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब इसी एक्सप्रेशन को आप जानते हैं कि अगर समेशन को ओपन करते हैं तो एक बार n की वैल्यू 1 रखना है, फिर एक बार 2 रखना है, फिर एक बार 3 रखना है और ये लास्ट में n रख देना है। सबको किससे कनेक्ट करा देना है? प्लस साइन से कनेक्ट करा देना है। क्या इतनी बात समझ पाए? प्लस साइन से कनेक्ट कराने के बाद में जो RHS में है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये जरा ध्यान से देखो तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमें क्या करना है? n टर्म्स का सम निकालना है। आप अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2a+l। क्या कहा? n/2a+l। अभी आपको ये सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा n+1/2। ठीक है, अब जरा मेरी बात को गहराई से समझना। क्या इसी एक्सप्रेशन को, क्या ये जो एक्सप्रेशन चल रहा है, क्या इस एक्सप्रेशन में अगर हम इसे लिख दें समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद रखना जब यहां पर i रखोगे तो फिर यहां पर भी तुम्हें i रखना पड़ेगा, मगर यहां पर i नहीं रखोगे। ठीक है, ये अभी भी क्या है? n+1/2। अब तुम कहोगे सर कम बात समझ आती है, जब n की जगह पर i रख रहे हैं तो फिर वो तो पूरे सिस्टम पर होना चाहिए। नहीं बच्चा, जब n की वैल्यू हमने 1, i की वैल्यू 1 पुट की तो देखो हमें ये देखने को मिल जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 पुट की, ये देखने को मिला, i की वैल्यू 3 पुट की, ये देखने को मिला, और जब i की वैल्यू हम n पुट करेंगे तो i के प्लेस पर n देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमें पता चला कि ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन वास्तव में ये एक्सप्रेशन है। इतनी बात समझे? चेंजमेंट क्या है कि जो चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, वही चेंजेस आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे, मगर ये केवल इन्हीं दोनों के बीच में कनेक्शन मेंटेन कर पाएगा, आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ये चीजें अभी आपकी क्लियर हो पाई? यहां तक कोई आपत्ति या विपत्ति? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ओवरऑल हमारे पास जो समेशन चल रहा है वो देखो कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है? n-1 तक जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से n-1 तक। यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं तो कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। ठीक है, अगर हम पूछें जो लिमिट चल रही है हमारे पास 0 to n-1, बोलो 0 से लेकर के n-1 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सर पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। अरे यार 0 से लेकर के 9 तक नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? तो आप जानते हो कि सर 0 to 9 के लिए हम इसको लिख सकते हैं 0 1 2 2 9। तो 1 से लेकर के 9 तक तो 9 डिजिट्स ये हो गए और 0 ये 1 डिजिट, और ओवरऑल दोनों को कंप्रेस करने पर पता चलता है कि कितने डिजिट्स हो जाते हैं? 10 डिजिट्स हो जाते हैं। कितने डिजिट्स हो जाते हैं? 10 डिजिट्स हो जाते हैं। तो ओवरऑल 0 से n-1 तक कितने डिजिट्स होंगे? n डिजिट्स होंगे। क्यों n डिजिट्स होंगे? क्योंकि 0 के बाद आपको देखने को मिलेगा 1, और अगर 1 से n-1 तक देखें तो n-1 डिजिट्स इंक्लूडिंग 0 मींस n डिजिट्स। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। एक एक्सप्रेशन ये जो सीख करके आए हैं इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक शायद आपको कुछ बोरिंग सा लग रहा। हाँ तो बच्चा कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, सब पूरा सीन ही गड़बड़ हो गया, मैं देख ही नहीं पाया और काफी कुछ पढ़ा गया।
देखो जरा, यहां से बोल रहा था ये एक्सपेरिमेंट समझ आया। इसमें मैंने क्या किया, n वेरिंग फ्रॉम, इसमें चेंजमेंट मैंने किया हुआ था, एक्सप्रेशन शायद बताया नहीं बताया पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, इधर से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर n के प्लेस पर i रखा, तो ये एक्सप्रेशन आप ये तीन फॉर्मुलास को याद रखेंगे। हमने कुछ नहीं किया हुआ है, यहां पर n के प्लेस पर n-1 को रिप्लेस कराया, तो जहां जहां भी हमें RHS में n देखने को मिला था वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, n-1 देखने को मिलेगा। तो अभी कुल मिलाकर के ये फॉर्मुला और ये फॉर्मुला, तीन फॉर्मुला आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। इस चैप्टर में ये टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 7.8 में इस्तेमाल होंगे तीनों फॉर्मुलास। इसी के साथ में ये दो फॉर्मुलास यहाँ पर, हालांकि ये किस तरीके से बनता है एक्सप्रेशन सब कुछ मैं बता गया था, लेकिन अब क्या ही बताया जाए। देखो फिर से थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना बिल्कुल आसान होता है। क्लास 11th में मैंने ऑलरेडी इस फॉर्मूले को आपको बताया हुआ है, वहां पर इसका टेक्निक भी बताया था, याद करने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट आंसर आपको देता है। मुझे याद है अभी 2-3 महीने पहले ही जब लॉकडाउन हटा हुआ था उसके बाद ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी एक क्वेश्चन को, जहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसको बहुत फास्ट हम लोगों ने गेन किया हुआ था सोल्यूशन को। तो यहाँ पर इसको याद रखना बिल्कुल आसान होता है। फर्स्ट आर्गुमेंट यानी अल्फा प्लस लास्ट आर्गुमेंट अल्फा प्लस n-1 बाई 2, ये होल अपॉन 2 होता है। फिर यहां से बनता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2। सेम प्रोसेस अगर हम कॉस की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन पूरा कॉस के फॉर्म पे चल रहा है, ये एक्सप्रेशन पूरा साइन के फॉर्म पे चल रहा है। तो जब साइन होता है तो यहाँ साइन, अगर कॉस है तो पूरा यहाँ पर कॉस आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा। ये आप देख सकते हैं, दो टर्म्स एज इट इज लिख दिए गए हैं। यहाँ पर क्या बनता है, फिर वही बात है, यहाँ पर भी सेम थ्योरी और सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। यहाँ पर बनता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 और ये बच्चा होल अपॉन 2 पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि अल्फा और अल्फा जो है वो दोनों मिलकर के 2 अल्फा बना देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे क्या मेंशन कर सकते हैं, 2 अल्फा। और यहाँ से अभी हमने क्या किया, इसको जब सेपरेट कराया तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर हमने सेपरेट करा दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस दिस। जबकि इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। सेम प्रोसेस जो नीचे करके आए वही यहां पर भी कर देंगे, तो यहां से अभी आपको देखने को मिलेगा बीटा बाई 2 n-1 अल्फा प्लस। ओवरऑल इन दो रिजल्ट्स को भी आप याद रखेंगे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के पूछे जाएं, अदरवाइज नहीं पूछे जाते हैं, बस मन था इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आपको विश्वास नहीं होगा, अभी लगभग ये यहां से लेकर के और यहां तक पूरा एक्सप्लेनेशन नियर अबाउट 25 मिनट्स का दिया, किस तरीके से जनरेट होता है। फिलहाल अभी आज की क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।